Good morning, guys. In our earlier video, we already have discussed about lesson 12, class 12th, lesson 7, 5 chapter, surface chemistry. अब तक की हमारी पिछली वीडियोस के अंदर हमने हमारी 12th क्लास के यूनिट 5 को सरफेस केमिस्ट्री को कवर किया था और इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने अब तक कॉलॉइड्स के बारे में, एड्जॉर्प्शंस के बारे में, कैटालिस्ट के बारे में सारी डिस्कशन और इसकी वैल्यू एडेड्स सारी स्टडी कर ली थी। अब जो हम आगे इनके मिसाइल्स पॉइंट को भी समझ चुके थे, जो इनके टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं वो उनके डिस्पोज्ड फेस के ऊपर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स टाइप के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स टाइप के होते हैं, या फिर जो थर्ड वन है उनका एसोसिएटेड कोलाइड्स कहलाते हैं, जिसे हम अपने जनरल वे में मिसाइल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मिसाइल्स के अंदर मैंने आपको लास्ट पॉइंट तक बता दिया था कि जो ओनली अबाउट पार्टिकुलर टेम्परेचर होते हैं उसे हम CMC के नाम से जानते हैं, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन। ठीक है, जिनका अबाउट टेम्परेचर होता है क्राफ्ट टेम्परेचर से, उन्हीं ही हम CMC या फिर क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसी डिस्कशन को आगे कोलाइड सॉल्यूशंस के अंदर आगे स्टडी करते हुए जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्योरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, देखिए हमने कॉलॉइड्स को देखा, कॉलॉइड्स के उनके बेस ऑफ फोर्स के ऊपर उनके सारे टाइप्स को वेरी किया कि वो किस तरीके से सिंगल टाइप में, डिजिटल टाइप में और एसोसिएटेड टाइप के अंदर आपको अलग अलग फॉर्म्स के अंदर मिलेंगे। अब जब आप इन कोलाइड सॉल्यूशंस को प्योरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास प्योरिफिकेशन की हमने पहले भी पेप्टाइजेशन की जो मेथड को किया था, वैसे ही हमारे पास प्योरिफिकेशन के कुछ और भी मेथड हो सकते हैं। इन्हीं मेथड्स में से एक हमारा है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है या फिर डायलिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर कोलाइड्स के सॉल्यूशन को किस तरीके से अलग करके बनाया जाता है, क्या इसके अंदर कोई एक मेम्ब्रेन यूज़ होती है या फिर इसके अंदर यूज़ होने वाले ऑपरेटस को क्या कहते हैं, किस तरीके से ये ऑपरेटस काम करता है, इन सभी के बारे में आप इसके अंदर देखेंगे। तो डायलिसिस के अंदर होता क्या है कि हमें जैसे जनरल हम चाय छन्नी करते हैं, ठीक है, अपने किसी भी एक स्टेनर से चाय को, जो टी कंटेनर होता है उसके अंदर सीव से स्टेन करते हैं, वैसे ही बिल्कुल हम एक पतली कोई भी एक सुटेबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं और उसके अंदर हमारे पास जो भी रिमूविंग डिजॉल्व सब्सटेंस है उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद में जो डायलाइसर का हमारा ऑपरेटस है उसके थ्रू एक बैग की तरीके से उस सुटेबल मेम्ब्रेन को कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है। और जैसे ही कंटेनर को उस बैग के अंदर डाल दिया जाता है, जो वाटर का बाहर सरफेस बीकर के अंदर है वो क्या करता है, अंदर वाले कॉलॉइड्स के जो हैं वो अपने आप को क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर अपने आप को इकट्ठा रखते हैं और जो डायलिसिस मेम्ब्रेन होती है वो आयंस के फॉर्म के अंदर वाटर सॉल्यूशन के अंदर सोल पार्टिकल्स को बाहर निकालना शुरू करती है। इसे क्रिस्टलॉइड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पूरी प्रोसेस कैसी होती है, तो आइए समझते हैं एक डेफिनेशन से। इन डायलिसिस, प्योरिफिकेशन ऑफ colloidal solution, डायलिसिस, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व सब्सटेंसेस। जो भी हम डिजॉल्व सब्सटेंसेस को रिमूव करने की प्रोसेस करते हैं, कौन से मेथड से, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, किसी भी एक सुटेबल मेम्ब्रेन से। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम colloidal by mean of diffusion through a suitable membrane। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। अब जो प्रोसेस के अंदर हम अपरेटस यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, डायलाइजर। ठीक है, अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलाइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू अ फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग। कि हमने कोई एक बैग मेम्ब्रेन की ली और उसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को सस्पेंड करवाया। मान लीजिए कि हमने एक टी का जो आपके पास बैग होता है वो टी बैग हमने किसी एक ग्लास के अंदर डाल दिया, तो जो वैसल के अंदर फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है उसके अंदर के जो कॉलॉइड्स हैं वो सॉल पार्टिकल्स के अंदर रह जाएंगे और बाहर सारे आयंस इकट्ठे हो जाते हैं बाहर वाले बीकर के अंदर। आइए इसे एक डायग्राम के तरीके से भी हम समझ सकते हैं कैसे ये डायग्राम के अंदर काम करेगा। कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक ये हमारी मेम्ब्रेन है, जो आपके पास ये
वास देखने को मिल रहा है। ये वास मान लीजिए कि हमारी एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमने कॉलॉइड्स को डाल रखा है। ये एक डायलिसिस मेम्ब्रेन आप इसे समझ सकते हैं, बाहर वाली इसकी आउटर सरफेस। प्रेजेंट जो अंदर पार्टिकल्स हैं, कॉलॉइड्स हैं, इसे आप सॉल पार्टिकल्स कह सकते हैं। बाहर यहाँ पर हमने फ्लोइंग वाटर करवाया है और यहाँ पर इस वे के अंदर वाटर और क्रिस्टलाइट दोनों बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर कि जो एक बैग है वो सूटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग की जाती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की, सस्पेंड कर दिया जाता है वेसल के अंदर। थ्रू द फ्रेश वाटर कंटेनिंग फ्लो, मॉलिक्यूल्स और जो आयन होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं थ्रू मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के थ्रू से वो एक खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूल्स आयन डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इनटू आउटर वाटर एंड प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड। और इसके बाद में जो प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो इसके अंदर अकेला रह जाता है। मगर ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और इसके अंदर जो हमें कॉलॉइड्स फाइंड होते हैं उनकी जो क्वालिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें कॉलॉइड्स मिलते हैं उन कॉलॉइड्स के अंदर आप इनकी जल्दी मेथड के साथ साथ और इनको एक प्योर फॉर्म में नहीं फाइंड कर सकते कि कौन से आयन पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए हमारे पास फर्दर एक और प्योरीफिकेशन का मेथड होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशंस में। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस कैसे काम करता है? ये बिल्कुल सिमिलर ही काम करता है जैसे हमने अभी डायलिसिस की प्रोसेस करवाई थी, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या होता है आप सेम इसी डायग्राम से इस हमारे इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड को समझ सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर एक एनोड पोजीशन पे लगा रखा है और दूसरा आपने इलेक्ट्रोड कैथोड पोजीशन के साथ में लगा रखा है। और जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों लगा रखे हैं, ये अपने पास पॉजिटिवली आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज अपोजिट चार्ज को अपने पास कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जो कैथोड है हमारे पास नेगेटिव है उसके पास आकर सारे जो पॉजिटिव आयंस हैं कैथोड नेगेटिव के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस मेथड को समझ सकते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, डायलिसिस प्रोसेस में फास्टर बाय applying electrical field in dissolved substance in impure colloidal solutions is only by an electrolyte due to electrostatical force। आप सबको पता है कि हमारे कोलाइडल के अंदर जो भी प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के अंदर एक से दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, अपनी पोजीशन में रहने के लिए वो एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कहते हैं। इसी की वजह से जो कोलाइडल के ये सॉल पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अपने पास में कनेक्ट रख के क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर रखते हैं। और जैसे ही इनके बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रोड की वजह से, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एनोड लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कैथोड लगा दिया, तो जो सॉल पार्टिकल्स हैं इस मेम्ब्रेन से, जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है हमारे पास, वाटर के इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर इस सॉल पार्टिकल्स के अंदर खुद को एनोड वाले जो आयंस हैं वो अपनी अपोजिट आयन के पास जाकर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, कोगुलेट करने की कोशिश करेंगे। और जो कैथोड है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, तो सॉल पार्टिकल्स क्या करेंगे, पॉजिटिवली सॉल पार्टिकल्स सारे के सारे कैथोड के पास आने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारे पास आउटर वेसल के अंदर जो एनोड है उसके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आकर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इकट्ठे हो जाते हैं, और जो कैथोड है उसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आकर आयन के इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो सॉल पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए हैं एक तरफ, एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ। इस पूरी प्रोसेस को हम जो कर रहे हैं वो एक डायलिसिस मेम्ब्रेन से कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले एक एग्जांपल में भी देखा था, हमारे पिछले एक प्रोसेस में भी देखा था। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है ये, बस इसके अंदर क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसके अंदर प्रेजेंट जो सोल्स हैं उनके अंदर काम करने वाला फोर्स जो कि उनको बनाए रखता है वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होता है। और आप सबको पता है कि जब यहाँ पर आयंस जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी प्रोसेस को करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो भी हमारी कैसी होती है, एक फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अपना नेक्स्ट प्योरीफिकेशन मेथड करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, इस प्रोसेस
को आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान समझ सकते हैं कि बस इसका नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐसा कुछ अलग दिया गया है आपको, ताकि आप थोड़ा इसे समझें कि हमारे पास साइंस है। मगर सिंपल वे में कहें तो हमारे पास क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर होता है। फ़िल्टर पेपर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया आपने और उन्हें सेपरेट करने की कोशिश की, तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं कि आसानी से फ़िल्टर होकर खुद को अलग कर लेते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ईजिली उस स्टेनर से खुद को सीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड करते हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर तो क्या होता है हमारे पास इसके अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के अंदर, कि मान लीजिए हमने कोई एक फ़िल्टर पेपर लिया। फ़िल्टर पेपर से आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग करने की कोशिश की, सेपरेट करने की कोशिश की, मगर वो आसानी से नहीं हो सका। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे फ़िल्टर पेपर को अल्ट्रा बनाने के लिए उसे एक थिक कंपेयर से नाइट्रोसेल्यूलोज मिलाएंगे, उसके अंदर साथ ही कुछ अल्कोहल को और कुछ ईथर को मिक्स करेंगे। अब इसे हार्ड करने के लिए, इसे थिकनिंग करने के लिए हम उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड को मिला देते हैं और फिर कुछ देर तक उसे सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद, सोकिंग करने के बाद में वो फ़िल्टर पेपर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अच्छा फ़िल्टर पेपर बन जाता है जैसे कि वो इम्प्योरिटीज़ को तो बाहर निकाल देता है, लेकिन जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको बाहर नहीं निकालता। बस इसी सिंपल प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड इज in the definition, ultra filtration method. This paper is prepared by soaking the filter paper in colloidal solution. In colloidal solution, 4% of solution of nitrocellulose and alcohol plus ether, hardening by formaldehyde then drying. Ultrafiltration paper allowed to pass electrolyte particles present as impurity but not allow the pass colloidal particles. It is a slow process. और ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्मॉल एंड शॉर्ट मेथड में बता ही चुकी हूँ कि कैसे होता है कि हमने एक फिल्टर पेपर लिया, उसको कोलाइडल सॉल्यूशन से पास आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो सेपरेट नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं कि एक नाइट्रो सॉल्यूशन, अल्कोहल और ईथर का हम हार्ड फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से एक फ़िल्टर पेपर बनाते हैं और इससे हम इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देते हैं और जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास ही रह जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस सारी अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसके अंदर आपके पास कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी मोशन, ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो टिंडल इफेक्ट का आपका क्वेश्चन जनरली बन जाता है 2 या 3 मार्क्स का, तो आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। है क्या? बहुत आसान है। कोलिगेटिव के अंदर क्या होता है, ये भी बहुत सा आसान है। होता क्या है कि स्मॉल वैल्यू जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, और ये किस किस के ऊपर अप्लाई होता है कि ये स्मॉल वैल्यूज़ बिगर इन साइज जो होते हैं और जो लेसर इन नंबर होते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और जो नंबर के अंदर कम होते हैं, उन्हीं के ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती हैं, अप्लाई की जाती हैं। तो आपके पास सिंपल हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत ही ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, बट स्मार्ट वे में स्टडी करने के लिए हमें इसके कीनोट पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशंस के बारे में, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इज टिंडल। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक बीम सोर्स लाइट ली, इस सोर्स लाइट को मैंने कोई एक लेंस से या फिर कोन से पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, लाइट पार्टिकल्स को। जैसे ही मैंने लाइट पार्टिकल्स को कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर टिंडल कोन से या फिर किसी भी एक लेंस से पास थ्रू करवाया, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद में वो क्या करते हैं, खुद को स्कैटर करना शुरू कर देते हैं। स्कैटर करना जैसे ही वो शुरू करते हैं तो वो लाइट स्कैटर होकर सारी डायरेक्शंस के अंदर मूव करना शुरू कर देगी। बस अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर वो खुद को मूव करना शुरू करती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब नाउ how we can conclude this is as a definition in Tyndall effect. When a beam of light strike the surface of colloidal particle, then the path of beam get illuminated due to scattering of light by colloidal particles. This phenomena is known as colloidal effect. और आप इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं।
हमने एक लाइट का सोर्स लिया टिंडल कोन के ऊपर या फिर टिंडल लाइंस के ऊपर से कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, प्रेजेंट बीकर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमने इस लाइट को पास थ्रू करवाया। वो लाइट की जो बीम है वो स्कैटर्ड करती है लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, और इसी फिनोमिना को, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम टिंडल था, उन्हीं के रिगार्ड के ऊपर इस इफेक्ट का नाम क्या कर दिया गया, टिंडल इफेक्ट कर दिया गया। मूव टू द नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। अब तक हमने क्या कर लिया, उसकी सारी तरीके की प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस को देख लिया है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखा, लेकिन टिंडल इफेक्ट से मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, आप इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिगेटिव सॉल्यूशन है, टिंडल इफेक्ट किन किन के ऊपर ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनकी कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके अंदर टिंडल इफेक्ट काम करता है, उसको हम आगे समझेंगे कि जो टिंडल इफेक्ट है वो कैसे डायमीटर ऑफ कोलाइड्स के वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व ओनली व्हेन इन टू कंडीशंस मेनली, ठीक है। तो जब आप टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो पहली हमारे पास कंडीशन बन के आती है कि जो डायमीटर है कोलाइड्स का वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ से, वेवलेंथ से बहुत ही, या तो वो इक्वल होना चाहिए या फिर वेवलेंथ से कम होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा टिंडल इफेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज में क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज का वो और डिस्पर्जन मीडियम का, दोनों डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों के ही मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या करता है, डिफरेंटली डिफर करता है, ठीक है। उनके ऊपर ही वो ज़्यादा मैटर करता है। टिंडल इफेक्ट के अंदर कैसा आपका डिस्पर्स फेज है, कैसा आपका डिस्पर्जन मीडियम है, तो उन दोनों के डिफरेंस से ही, इनके डिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया जा सकता है। तभी हमारे जो टिंडल इफेक्ट के सही मेजरमेंट्स हमें फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट, इन दिस इट इज़ नॉट शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन, कि जो टिंडल इफेक्ट है वो ट्रू सॉल्यूशंस नहीं दिखाते। और आपको मैंने ये भी बताया ये जो जिगमॉन्ड्स की 1903 के अंदर उन्होंने ही ये सारा का सारा मेथड यूज़ किया था, और इसके अंदर उन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक को यूज़ किया था। इसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी को इन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था। इट इज़ नॉट शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन। Zygmonti in 1903 used to set up an apparatus known as ultra microscopic. Ultra microscopic does not provide any informations about size and shape. अब क्योंकि इन्होंने कोई भी साइज और शेप की इंफॉर्मेशंस को नहीं बताया था, तो इसीलिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। हम टिंडल इफेक्ट को इसके कंपैरिजन में बहुत ही सही मानते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कलर। It depends on the wavelength of the light scattering by dispersed particles, size, nature of the particle and the manner which the observed received light। ठीक है, कि जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी वेवलेंथ के ऊपर। जैसा कि लाइट स्कैटर्ड होती है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स उनके साइज के ऊपर, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि जो लाइट इन्होंने रिसीव करी है उसके थ्रू से वो कलर क्या करेगा, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड द वाटर अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। जब आप उसके ऊपर ट्रांसमिटेड लाइट को इम्प्लीमेंट करवाते हैं तब वो रिफ्लेक्ट होकर रेड आपके ऊपर रेड को शो करेगा, मिल्क एंड वाटर के। लेकिन वो कब ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट करते हैं, अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। और रेड कब करता है, ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर। रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर ब्लू और रेड कर रहा है कब, ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर। कलर का
कॉम्बो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ब्राउनी मूवमेंट। कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ब्राउनी मूवमेंट की होती है। ब्राउनी मूवमेंट किस तरीके से वो शो कर रहे हैं, तो आप इसे सिंपल समझ सकते हैं कि जो एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एक जिगजैग मोशन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब उन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से देखा, किसने, ब्रिटिश एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने देखा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से देखा तो इस मोशन को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, ब्राउनी मोशन का नाम दे दिया, क्योंकि उनके नेम के रिगार्ड्स के ऊपर ही ये इफेक्ट रखा गया है। तो ब्राउनी मूवमेंट के अंदर क्या होता है समझ लेते हैं। ब्रिटिश botanist Robert Brown observed that the colloidal particles are in zigzag motion when they viewed under powerful ultra microscopic called Brownie मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर वो किस दो इम्पैक्ट के ऊपर, मोशन के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, साइज के ऊपर, किस तरीके से उनके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे उनके ऊपर रिलाई करता है, इस चीज़ को ब्राउनी मूवमेंट के अंदर समझाया गया है। तो ये सबसे पहले अपने जो कोलाइडल के नेचर हैं उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ उनके साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं और साथ ही उनकी विस्कोसिटी, सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होता है उनकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी और मूवमेंट जो है, मोशन जो है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस माइक्रो मेथड से ज़रूर समझ सकते हैं इसे कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी और साइज कम होगा मोशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसे आप फिर से देख लीजिए, स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी फास्टर द मोशन। बस यही क्या है, हमारे पास ब्राउनी मूवमेंट है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। ब्राउनी मूवमेंट में क्या होता है कि जितना पहली बात तो ये कि इसे बॉटनिस्ट जो ब्रिटिश थे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ऑब्जर्व। कोलाइडल के जो पार्टिकल्स थे वो जिगजैग मोशन के अंदर मूव कर रहे थे, उन्होंने इसे एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से देखा। तो इस मूवमेंट को, क्योंकि वो जिगजैग मूवमेंट कर रहे थे, इन्होंने इस मूवमेंट को ब्राउनी मूवमेंट नाम दे दिया। ये कोलाइडल के नेचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके साइज ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं और उनके सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी है उसके साथ डिपेंड करते हैं। स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी फास्टर द मोशन। विस्कोसिटी और साइज जितना ज़्यादा कम होगा मोशन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। इसके मोशन विस्कोसिटी और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट आता है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का इम्पैक्ट है, मैं आपको पहले भी पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर जो हमारा सेकंड और थर्ड वीडियो था उसमें भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये बिल्कुल सेम उसी की तरीके से काम करेगा, लेकिन कैसे इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है इसे आप इनके इलेक्ट्रिकल चार्ज से समझ सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। आप सबको पता है कि कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई चार्ज तो वो अपने पास फेवर में रखते हैं, या तो वो पॉजिटिवली हो सकता है या फिर वो नेगेटिवली हो सकता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। नेचर ऑफ द पार्टिकल्स सेम एज चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि वो चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो चार्ज on the Sol particle due to one or more reason, due to electron captured by the solution particles during electrodispersion of metals। ठीक है, electrodispersion of metals के ऊपर तो जो चार्ज है वो सोल पार्टिकल्स के ऊपर एक वन और मोर रीजन से ड्यू कर सकता है कि या तो उसके इलेक्ट्रॉन जो उसके सॉल ने या सॉल्यूशन के ने अपने पार्टिकल्स को इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड का यूज़ किया है। दूसरा आपके पास में पेप्टाइजेशन का मेथड जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से सेम ही है। ये कि आपने मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के अंदर आपने ज़्यादा अमाउंट के अंदर तो Ki लिया, लार्ज अमाउंट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड लिया है आपने, और AgNO3 को आपने इसके अंदर लेस अमाउंट के अंदर लिया है। जो आपने स्मॉल अमाउंट के अंदर लिया है वो आपको पहले भी पता है कि इसे आप सॉल्यूट की तरीके से डालते हैं।
ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड AgNO3 के साथ में, तो AgI क्या करेगा, अपने पास अपना एक कोलाइड बनाएगा और कोलाइड के चारों तरफ आयोडाइड नेगेटिवली फॉर्म्ड इस एग्रीगेटेड फॉर्म के अंदर जो इकट्ठा हो गया है AgI हमारे पास में, इस स्मॉलर आयन के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपने पास में इकट्ठे कर लेगा और अपने चारों तरफ भी क्या बना लेगा, एक सरफेस बना लेगा। अब जो सिमिलर आयन है वो अपने पास आकर एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट बनाने की वजह से वो पूरा एक ग्रुप बन जाएगा और एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसा कि पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर आपको पहले भी मैंने करवाया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपके पास, तो जब आप AgNO3 को स्मॉल अमाउंट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को लार्ज अमाउंट के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास तो जो हमारे पास Ag आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, वो एग्रीगेट हो जाएगा PPT के फॉर्म के अंदर और एग्रीगेट होकर नेगेटिवली आयन कोलाइडल पार्टिकल का बना लेगा। इसी तरीके से इसी के अपोजिट कौन सा हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए कि सेम एग्जाम्पल आपको अपोजिट दे देते हैं। अपोजिट के अंदर मान लीजिए कि AgNO3 लार्ज अमाउंट के अंदर है और स्मॉल अमाउंट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को आपने डिज़ोल्व करवाया है। डिज़ोल्व करवाने के बाद में हमारी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी, पोटेशियम आयोडाइड प्लस AgNO3 गिव्स इन द फॉर्म ऑफ Ag आयोडाइड। Ag आयोडाइड क्या करेगा, अपने पास अपोजिटिवली सिमिलर आयंस को अपने पास एग्रीगेट कर लेगा। सिमिलर आयंस को एग्रीगेट करने की वजह से जो PPT के फॉर्म के अंदर चार्ज आपके पास आकर इकट्ठा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाएंगे, जिसे आप AgI और /Ag पॉजिटिव के फॉर्म के अंदर जो पॉजिटिव आपके पास होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास एग्रीगेशन PPT कहलाएगा, जिसे आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल कह सकते हैं। और जो आपके पास पहला आपको जो कोलाइडल पार्टिकल मिला था वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मिला था। इसी तरीके से एक और एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास कौन सा होगा, Fe2O3.XH2O ये और /Fe3+ के फॉर्म के अंदर। जो Fe3+ है आपके पास यहाँ पर, ये वेरी पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा आपके पास में कौन सा मेन अमाउंट के अंदर होगा, Fe2O3.XH2O/OH हाइड्रोक्साइड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दोनों ही पार्टिकल्स को आपने एज एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आपके पास में Fe3+ क्या हो जाएगा, मेन आयन के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा और जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है वो आपके पास मेन आयन होगा। अब मेन आयन होने की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पर ये क्या होता है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, द चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन अट्रैक्ट काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग अ सेकेंड लेयर Ag आयोडाइड एंड आयोडाइड के प्लस और Ag प्लस एंड Ag प्लस एंड I आयोडाइड माइनस। 2 लेयर्स ऑफ ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनके ऊपर बन जाती हैं। तो ये इसका थर्ड टाइप होता है जिसके अंदर 2 लेयर्स बन जाती हैं, जिसे आप हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पार्टिकल कहते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर का ये पार्ट ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी नेक्स्ट फर्दर स्टडी करेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड व्यूज़ आपने ज़रूर मुझे भेजिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।